हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करने जा रहे हैं समास। क्या होता है समास? शब्दों के बारे में आपने सुना होगा, दो या दो से अधिक शब्द से वाक्य बन जाता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है समास की। दो या दो से अधिक शब्दों से एक नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेप यानी छोटा रूप। दो या उससे अधिक शब्द हैं, उनसे भी मिलकर एक नए शब्द का निर्माण होता है, जिसे समास कहा जाता है। सबसे पहले समास में हम जानेंगे सामासिक पद और समस्त पद। दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। सामासिक पद का मतलब, समस्त पद का मतलब पूरा का पूरा एक पद, और उस पद के दो भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। हर समास में आपको दो पद मिलेंगे, जिसका पहला नाम होता है पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जैसे रसोई घर, रसोई शब्द है जो वो पूर्व पद है यानी पहला, उत्तर पद होता है बाद वाला। घर क्या हो गया इसमें? उत्तर पद। तो ये बात अवश्य हमें पता होनी चाहिए। समास में सामासिक पद का ही दूसरा नाम समस्त पद होता है। तो शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेपीकरण, शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनने को सामासिक पद। दूसरी बात, समास विग्रह। विग्रह मतलब अलग अलग कर देना। समास विग्रह क्या होता है? ये जो सामासिक और समस्त पद होता है, इन पदों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, ये हो गया समास विग्रह। समास को अलग अलग करके लिखना। अब हम करेंगे समास के भेद। समास के भेद होते हैं 6। पहला, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये हो गए समास के 6 भेद। कुछ पुस्तक में आप 4 भेद पढ़ेंगे, लेकिन समास के 6 भेद होते हैं। कुछ विद्वान तत्पुरुष समास के ही ये 2 भेद मान लेते हैं, कर्मधारय और द्विगु, लेकिन हम समास के 6 भेद करेंगे। अव्ययी भाव समास, अव्यय यानी पहला पद। हर समास में मैंने बताया है, हर समास में 2 पद मिलेंगे आपको। पहला पद इसका अव्यय होता है। अव्यय मतलब जिसका कुछ व्यय ना हो, जिसका कुछ भी खर्च ना हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। जैसे आजन्म, निडर। अब विग्रह करेंगे, निडर, बिना डर के, अव्ययी भाव समास। तरीका कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में? आजन्म, समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? जीवन भर या पूरा जीवन, पूरा जन्म, जन्म पर्यंत हो गया आजन्म। निडर, बिना डर के। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये होते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। दूसरा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, यानी इसमें तो पहला पद अव्यय हुआ था, इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है, दूसरा पद। और मुख्य बात, इसमें कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक आपको करवा चुके हैं। पहले और 8वें कारक को छोड़कर बाकी 6 कारक की विभक्ति का इसमें लोप होता है, यानी वह विभक्ति लुप्त मिलती है। जब हम उसका विग्रह करेंगे तो वह विभक्ति हमारे सामने, वह चिन्ह हमारे सामने आ जाएगा। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब आप देखें, के लिए कौन से कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यह कौन सा समास हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसे ही सिर दर्द, सिर में दर्द में कौन सा हो गया? अधिकरण। राजकुमार, राजा का कुमार, संबंध तत्पुरुष समास। अर्थात जब हम उसका विग्रह करेंगे तो विभक्ति, चिन्ह, परसर्ग हमारे सामने आ जाएगा। तो वो होता है तत्पुरुष
समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमें दो बातें अवश्य ध्यान रखनी है, विशेषण और विशेष्य। विशेषण विशेषता, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे नील गाय, नीली गाय, गाय की विशेषता क्या है? नीली, नीला रंग गाय की विशेषता है। तो यह हो गया कर्मधारय समास, इसमें पहला पद विशेषण होता है। मुख्य अध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक, और ध्यान रखने योग्य इसमें बात होती है, जो समान आता है और रूपी विग्रह करने पर, जो इसमें बाद में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, बीच में। नीली है जो गाय। उपमान और उपमेय, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र क्या हो गया? उपमान, और मुख क्या हो गया? उपमेय। तो मुख की तुलना किसके साथ की गई है? चंद्रमा के साथ। तो यह हो गया कर्मधारय समास। उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य, ये दोनों बातें होती हैं कर्मधारय समास में। विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। देहलता, देह रूपी लता। रूपक अलंकार, एक और बात ध्यान रखें, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार दोनों के उदाहरण इसमें सम्मिलित होते हैं। समानता भी बताई जाती है उपमा में, तुलना की जाती है उपमा में, और उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है वो रूपक अलंकार में। तो ये हो गया कर्मधारय। द्विगु समास बहुत सरल है। द्विगु, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी पहले पद में गिनती होती है। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पंजाब, 5 आबों, 5 नदियों का समूह। और विग्रह करते हुए पीछे समूह या समाहार अवश्य आता है, यह होती है द्विगु समास की पहचान। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह, ये हो गया द्विगु समास। संख्या यानी गिनती इसमें अवश्य आएगी। द्वंद्व समास, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब इसमें दोनों में समानता हो गई, दोनों पद एक जैसे हो गए। जैसे और योजक बीच में मिलता है, कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें बीच में योजक नहीं पाया जाता। दूसरी बात, विग्रह करते हुए और तथा अथवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। जलवायु, अब इसमें बीच में योजक नहीं है, लेकिन जलवायु, जल और वायु से मिलकर ही क्या बनती है? जलवायु। इस प्रकार के उदाहरण हम देखेंगे द्वंद्व समास में। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता, न दूसरा पद प्रधान होता, किसी और की तरफ संकेत किया जाता है, यानी कोई विशेष व्यक्ति जो प्रचलित है इस संसार में, वो उदाहरण बहुव्रीहि समास में आते हैं। और उन विग्रह करते हुए उनके अंत में जो बाद में जिसका, जिसकी, वाला और वाली, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, पेट किसका लंबा उदर है? गणेश। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो किसी एक के लिए यह शब्द प्रचलित है, इसलिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद वाला, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब एक बात हम अवश्य ध्यान रखेंगे, इसमें गिनती आ गई है, कुछ उदाहरण, कुछ समास हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, हम जैसा उनका विग्रह करते हैं वैसा ही उनका उत्तर मिलता है। जैसे दशानन कहने के लिए हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें संख्यावाची विशेषण होता है। यदि हम इसको लिखें 10 आननों का समूह, यदि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर पूछा जाए तो आप यही अंतर लिखेंगे। पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है
और इसमें जो उदाहरण होते हैं किसी और की तरफ संकेत करते हैं या किसी एक के लिए प्रचलित होते हैं। 10 आनन का समूह यदि हम लिखेंगे तो द्विगु हो जाएगा, और यदि हम लिखेंगे 10 हैं आनन जिसके, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अब हम यदि लिखें कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर देखें, यदि हम लिखते हैं इनके भी कुछ उदाहरण आपस में मिलते जुलते होते हैं। जैसे चंद्रमुख, यदि हमने लिखा है चंद्रमा रूपी मुख, उपमान और उपमेय बताया हमने सिर्फ, तो हम लिखेंगे कर्मधारय समास। यदि हम इसको लिख देते हैं चंद्रमा के समान मुख है जिसका, यानी कोई विशेष स्त्री, तो बहुव्रीहि समास वो हमारे ऊपर निर्भर करता है हम उसका विग्रह कैसा कर रहे हैं। यदि हम करते हैं सुलोचना, सुंदर, लोचन आंखें, सुंदर है लोचन या सुंदर लोचन, विशेषता बताई है, तो कर्मधारय समास। सुंदर है लोचन जिसके, कोई विशेष, तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। तो ये हो गए हमारे समास। कभी कभी इन दोनों में अंतर भी पूछ ले जाता है, क्योंकि कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि इन तीनों के उदाहरण प्राय एक दूसरे में चले जाते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका विग्रह किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इनके साथ साथ उदाहरणों के द्वारा आप इनका अभ्यास अवश्य करें।